लगभग 2011-12 में मान लेते हैं कि 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए होते, तो आज के दिन 2020 में कितना हो चुका होता वो बिटकॉइन के अंदर, अगर हम आई थिंक आई थिंक 40-50 लाख के रेंज में हो। तो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन दरवाल। आज वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बिटकॉइन टॉपिक के बारे में। ये अपने आप में एक ऐसा विषय है यार जहां पे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि A to Z कंप्लीट देख रहे हो, क्योंकि जो आधी नॉलेज है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अंदर यार कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल जा रहे होंगे। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में यार आप गलतियां नहीं कर रहे होगे जस्ट बिकॉज लोग कहते हैं कि यार बहती गंगा के अंदर हाथ धो लेना चाहिए, पर पहले ये तो कंफर्म कर लें कि जो चीज बह रही है वो गंगा है या नहीं। इसके अंदर यार काफी हम फैक्ट जानेंगे। पहले तो यार मैं इसकी बुराई करूंगा कि ओके इसकी बुरी चीजें क्या हैं, फिर मैं आपको इसकी अच्छाई बताऊंगा कि क्या ये लीगल है या बेनिफिट क्या है इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, जरूरत क्या पड़ गई कि हमें बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम सफिशिएंट नहीं थे? क्या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हमारा काम नहीं चल रहा था? ये बिटकॉइन को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? अच्छा, ये जो बिटकॉइन हो गया है अब इंट्रोड्यूस, क्या ये अपने आप में करेंसी है? करेंसी मतलब जैसे डॉलर एक करेंसी है, रुपए एक करेंसी है, क्या बिटकॉइन को एज अ करेंसी में इस्तेमाल कर सकता हूं? और अगर करेंसी नहीं है तो क्या ये एक एसेट है? एसेट क्या होती है यार? आपकी प्रोडक्टिव होती है, नॉन प्रोडक्टिव। भैया प्रोडक्टिव एसेट मतलब आपने एक रेंट, अपने घर खरीद लिया, उसका रेंट आपको मिलता है मंथ पर मंथ, आपको एक प्रोडक्टिव एडिशनल इनकम मिल रही है। आपके पास एक खेत है, फार्म है, वहां पे आप अपनी गेहूं उगाते हो, तो गेहूं से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। नहीं तो गेहूं भी नहीं उगाओगे तो जमीन की एक वैल्यू होती है। उसी प्रकार से बिटकॉइन है, ये क्या प्रोडक्टिव एसेट है या नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसमें इतना जो फ्लक्चुएशन आता है वो किस वजह से है और उसके पर्क्स और उसके कॉन्स क्या हैं वो हम बात करेंगे। क्या ये लीगल है? हाँ जी, 2018 में यार आरबीआई ने इसको इलीगल कह दिया था कि यार ये नहीं कर सकते, बैंक इसको एक्सेप्ट ना करे। पर 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यार ओके, हम इसको एज अ लीगल ले रहे होंगे। पर लीगल के अंदर भी यार बाकी काफी सारी चीजें हैं। क्या इसका लीगल टेंडर निकल चुका है? नहीं यार, लीगल टेंडर की तरह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप दुकान में जाके यूं नहीं कह सकते कि ओके भाई मेरे को 2 किलो टमाटर दे दो और ये लो पकड़ो बिटकॉइन। वो चीज नहीं हुई है। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो एक खराब चीज है, ठीक है। वो तो आप ऐसा भी नहीं करते कि अपने इंडेक्स फंड, अच्छा भाई मैंने इंडेक्स फंड में इतना पैसा लगा रखा है, ऐसा करो मेरे इंडेक्स फंड का ये ले लो और उसके बदले मेरे को 5 किलो दे दो। वो भी नहीं हो रहा होता। बेनिफिट्स की भी हम बात कर रहे होंगे, क्या क्या फायदा होता है और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शुड यू इन्वेस्ट का तो उत्तर मैं दूंगा नहीं, वो वहां पे लिख रखा है, पर वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मैं इतना होमवर्क जरूर कर दूंगा कि यार इसमें आपको इतने अच्छे से समझ में आया। और ये जो समझाने वाला प्रोसेस है यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने खुद का अपना ज्ञान यहाँ पे जोड़ दिया है, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ यार यहाँ पे बात भी करी है जो कि खुद फाउंडर्स हैं आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज के। 80-100 साल पहले गोल्ड रश था, जहाँ पे जो भी उस टाइम पे थे उनको सब, वो लोग सब अर्ली मूवर्स थे कि आ गए और उन्होंने गोल्ड जो भी उस टाइम पे ले सकते थे ले लिया और गोल्ड का पोर्टफोलियो बना लिया। उसके बाद हो गया रियल एस्टेट। आज के डेट में आप रियल एस्टेट के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदने के लिए पूरा लाइफ चला जाएगा उतने पैसे बनाने के लिए। लेकिन 70s और 80s में जो थे उन्हें रियल एस्टेट उनके लिए फर्स्ट मोर एडवांटेज था, चीप में मिल रहा था और उन्हें पता था कि लिमिटेड है, ले लेते। फिर आ गया इंटरनेट 2000 में। इंटरनेट भी ऐसे हुआ, बहुत सारी कंपनीज बने। आज के डेट में आप जो बड़े बड़े कंपनी गूगल देख रहे हो, अमेजॉन देख रहे हो, वो सब 1995 में सब बने हुए और इनका भी अर्ली मूवर एडवांटेज था। अब इस जनरेशन के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज है क्रिप्टो। आज के 10-20 साल बाद जो जनरेशन होगा वो बोले अरे यार क्या टाइम था, उस टाइम पे क्रिप्टो में ये लोग पहले थे। तो पहली बात यार, ये ओरिजिन नीड क्या थी इसकी, क्यों लेके आए इसको? बैंक के अच्छे नहीं थे? इसकी नीड यार इस प्रकार से आई कि 2008 के अंदर अगर आपको पता हो, फाइनेंशियल बबल हमारा फटा था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जहां पे होम लोन क्या ऐसे दे देते थे। अब आपको पहले बैंक का सिस्टम समझना पड़ेगा। एक जनता होती है जिसको हम पब्लिक बोलते हैं, और पब्लिक अपनी जो पैसा होता है वो बैंक के पास अपना सेव करके रखती है। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे को सिर्फ अपने पास नहीं रखता, पब्लिक को तो वो 4 से 5% इंटरेस्ट देता है अपनी सेविंग्स या एफडी के ऊपर। वो इसको लोन में देता है जहां से उसको 10 से 14% तक का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। और लोन किसको देता है? एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया। इसी प्रकार से आपके बड़े बड़े कुछ कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, उन कॉर्पोरेट्स को भी काफी बार लोन दिया जाता है। कभी कभी ये कॉर्पोरेट देश छोड़ के भाग जाते हैं या फिर पैसा डुबा देते हैं, तो वापस इस बैंक को नहीं दे पाते। तब हुआ क्या, पब्लिक का जो पैसा था वो ये मोटू भैया खा गए। अब जैसे ही मोटू भैया खा गए तो पब्लिक को पैसा देने के लिए नहीं है। अब जैसे ही पब्लिक को पैसा देने के लिए नहीं है, बैंक डूब चुका है। अब ऐसे में एक सुपरमैन आता है और ये रहे वो सुपरमैन, एस फॉर सरकार। सरकार क्या करती है यार कि अरे यार ये बैंक डूबने नहीं चाहिए, मैं इसमें पैसे डाल देती हूं। और सरकार पैसे कहां से लाई थी? सरकार को पैसा मिलता है टैक्स पेयर का पैसा। पब्लिक जो टैक्स देती है वही पैसों से इन बैंकों को उठाया जाता है। और मतलब ये आपको फ्लॉ यहां पे समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यार ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं। जैसे आज के दिन
बैंक्स को कह दिया गया है कि यार आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो अपना पैसा है वो अपने पास ही रखना है, आप सारा का सारा लोन में नहीं दे सकते। पता चला आपसे लोग पैसे मांगने आ रहे हैं और आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो 2008 के अंदर एक व्यक्ति था, ठीक है, अब उस व्यक्ति का ये नाम जो है यार वो ऐसे ही उसने रैंडम नाम लिख रखा है अपना, सतोशी करके, उसका रियल नाम नहीं है, असली में कोई नहीं जानता वो व्यक्ति क्या है। और उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सुनो यार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है और इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने बना रखा है, लगभग 10 से 15 मिनट का एनिमेटेड वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पर हाँ, इससे आपको क्या फायदा होता है, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सिस्टम के साथ कोई खराबी आप नहीं कर सकते हो जब तक कि 51% से ज़्यादा जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोट करें। इसके अंदर यार ब्लॉक्स जो होते हैं उनके अंदर हैशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड है अगर मैं लेमैन भाषा में बात करूं तो। बाकी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या करा कि यार हमारे पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जिसको उसने बोल दिया क्रिप्टो करेंसी, और वो एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। और उन्होंने कहा कि यार जहां पे एक व्यक्ति सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपना करेंसी भेज पाए। अब इसको यार ज्यादा समझने से पहले कि मैं इसके बेनिफिट्स आपको समझाऊं, हम पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्या ये करेंसी है या एक एसेट है। इसको थोड़ा सा मैं उस तरफ कर दूं, क्या बिटकॉइन एक करेंसी है या एसेट है। पहले एसेट की बात कर लेते हैं। अगर ये एक एसेट है तो क्या ये एक प्रोडक्टिव एसेट है या नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। प्रोडक्टिव जैसे मैंने यार आपको पहले समझाया, एक खेत है, खेत के अंदर मैं अगर गेहूं उगाता हूं तो गेहूं से मेरे को फायदा होता है। अगर मैं गेहूं ना भी उगाऊं, बारिश नहीं हुई, तो जो मेरी जमीन है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस जमीन को मैं बेच सकता हूं, मेरे को कुछ पैसे मिल रहे होंगे। सिमिलरली आपके जो इक्विटी फंड होते हैं, आपके जो डेट फंड होते हैं, आपके जो इंडेक्स फंड होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं समझ में आ रहा है ये इक्विटी, डेट और इंडेक्स फंड क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड आपके कुछ नहीं होते, आपके निफ्टी हो गए या फिर इनके ऊपर यार वीडियो बना रखे मैंने 4 से 5, यहीं पे समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इक्विटी फंड कुछ नहीं होता यार, आप किसी कंपनी के अंदर उसके कुछ शेयर्स हैं वो खरीद लेते हैं। इंडेक्स फंड कुछ नहीं होता, जो भी आपका सेंसेक्स का इंडेक्स जैसे निकल रखा है या फिर आपका निफ्टी का जो इंडेक्स निकल रखा है, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने आप में ये पैसिव फंड होते हैं। अब पैसिव फंड अगर का मतलब आपको नहीं पता तो ये भी मैंने समझा रखे हैं अमन दत्तरवाल चैनल पर ही, अगर आप स्टॉक रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको मिल रहे होंगे। बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, कंपनीज के भी होते हैं, तो इन सबको प्रोडक्टिव एसेट माना जाता है। नॉन प्रोडक्टिव क्या हो गए, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। अब भैया अच्छा, बिटकॉइन नॉन प्रोडक्टिव एसेट होता है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्यों, इसको आप छू नहीं सकते। आप अपने खेत में जाते हो, अपने खेत को छू सकते हो, ठीक है, उस गेहूं को बेच के आ सकते हो। आपका अगर खुद का रेंट, आपने बिल्डिंग खरीद रखी है तो उससे आपको रेंट मिल रहा होता है, उस बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो। यहां पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन की ना तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक मतलब कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कल को जैसे कि अगर सरकार यूं बोल दे कि यार बिटकॉइन बैन हो गया, तो जो मेरे पास बिटकॉइन पड़े हैं उनका मैं कुछ कर नहीं सकता, किसी काम के नहीं है। मैं उन्हें जला नहीं सकता, मैं उन्हें खा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। आप कहोगे भैया अगर ऐसे सरकार सभी चीजों को बैन करती है तो गोल्ड को भी बैन कर देगी। मैंने कहा गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये एक प्रीशियस मेटल है, इससे ज्वेलरी बनती है, तो लोगों का ज्वेलरी बनाने का शौक होता है, तो गोल्ड वहां पे काम आता है। सिमिलरली सिल्वर है, वो भी एक प्रीशियस मेटल है, तो वहां पे ये इस्तेमाल होता है। पर बिटकॉइन कहीं पे यार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से यार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहे हो। आप पैसा कब कमाते हो, आप पैसा तब कमाते हो जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट आप बेचते हो, लोग कंज्यूम करते हैं और तब उसका भाव बढ़ रहा होता है। अब आप कह सकते हो भैया काफी लोग तो जो सोना है, सोने को सिक्के होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। अब सोने के सिक्के अपने आप में कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई खरीद भी नहीं रहा, तो फिर भी लोग इसको स्टोर कर रहे हैं ना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका रेट बढ़ जाता है। आज अगर मैं 2 रुपए का सोना लूंगा तो हो सकता है 10-20 साल बाद वो 2 रुपए का सोना 30-40 रुपए का सोना हो जाए। अब मैंने कहा सुनने में ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, थोड़े फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट की बात इस प्रकार से कि मान लो मेरे पास आज से 40 साल पहले मतलब 1981 की मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास 1 रुपया होता, क्या होता, 1 रुपया, और वो 1 रुपया अगर मैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देता तो आज 2021 के अंदर वो करीबन 36 रुपए हो चुका होता। क्या हो चुका होता, 36 रुपए हो चुका होता। अब आप कहोगे अरे वाह भैया 36 टाइम्स बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। यही 1 रुपया अगर आपने जनाब अपना स्टॉक मार्केट बेसिकली इंडेक्स फंड के अंदर अगर डाला होता
तो आपके 170 रुपए हो चुके होते। 170 गुना, कहां 36 गुना, कहां 170 गुना। अब आपको लग रहा होगा 36 भी बहुत ज्यादा है भैया, 170 स्टॉक में पता नहीं रिस्क विस्क होता होगा, गोल्ड अपना सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना एफडी के अंदर डाल देते ना, किसमें डाल देते, एफडी के अंदर, तब भी आपका 26 गुना रुपए हो जाता। अरे एफडी जिसको हम यूं बोलते हैं यार, उससे तो कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे यूं मत समझना कि यार 36 गुना पैसा हो गया आपका, महंगाई भी तो बढ़ रही है। जो आपकी इन्फ्लेशन है, सेबी ने कह रखी है 4 ± 2%, 6% की वो इन्फ्लेशन, उसको तो हमने ऐड किया ही नहीं। ये जो 1 रुपया है, ये भी तो 10 रुपए हो गया, महंगा महंगा हो के। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो गोल्ड जो है, और यहां पे आप एक चीज और समझिए, ये 36 रुपए भी नहीं होता अगर बीच में कोरोना ना आता। भैया क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी एक और फंडा समझते हैं हम। नोट करें, जब भी दुनिया के ऊपर महामारी आएगी, जब भी दुनिया के ऊपर पेंडेमिक आएगा, जब भी दुनिया में वॉर चल रहे होंगे, जब भी लोगों के सेंटिमेंट डर वाले होंगे, फियर होगा उनके अंदर, तब सोने का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आप पेंडेमिक से पहले देखेंगे 2019 में, तो जो सोने का प्राइस था वो क्या था, 10 ग्राम का, वो था कुछ 38,000 रुपए। जैसे ही पेंडेमिक आया, एकदम से 1 साल के अंदर इतना चेंज कैसे आया? क्योंकि जैसे ही पेंडेमिक होता है जनाब, क्या होता है, लोगों का जो आपकी करेंसी होती है, जैसे कि जो कैश है, कैश एक करेंसी है, उसके ऊपर से भरोसा उठना छूट जाता है। मान लो वॉर चल रहा है, तो एकदम से इन्फ्लेशन आ सकता है, पता चला कि यार पैसे हैं नहीं, तो गवर्नमेंट एकदम से पैसे छाप रही है, तो करेंसी के ऊपर उतना नहीं रखते। पर गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि यार थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। तो लोग कहते हैं यार अच्छा, गोल्ड को हम अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, किसी खराब परिस्थिति में भी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो गोल्ड का रेट एकदम से बढ़ जाएगा। पर क्या इसका मतलब क्या है कि भैया बढ़ गया, पेंडेमिक हो गया, ये तो अच्छी बात हो गई? नहीं, उसके बाद वो गिरेगा भी, या फिर इसी पॉइंट पे स्टैग्नेंट हो जाएगा अगले 5 से 6 साल के लिए। अगर आप इसकी एवरेज ग्रोथ देखोगे कि गोल्ड आपको कितना देता है, तो वो ज्यादा नहीं देता। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, 1 रुपए का बस 36 रुपए हुआ है। इसको अगर मैं देखूं तो ये करीबन आपका 8.5% का आपको रिटर्न दे रहा है, लगभग 8.5%। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, दिस इज नथिंग बट 8.5% का रिटर्न। और जो आपका इंडेक्स फंड ने जो आपको दिया है, जो कि आपका 170 गुना हो गया है, वो यार आपका है लगभग कुछ 13.6% का रिटर्न। एंड इनफैक्ट ये 14% था। ये तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा आपका कोरोना की वजह से थोड़ा सा हिट ले गया, ऑल्दो वापस अब स्टेबल हो चुका है। नहीं तो ये 14 के आपका CAGR दे रहा था, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है आपकी CAGR। अगर कुछ कुछ चीजें ऊपर से जा रही है तो इतना लोड नहीं लेना, आपको बेसिक भावना मेरी समझ में आ रही होगी, शब्दों के पीछे इतना आ जाने की जरूरत नहीं है। जो अगले 2 मिनट में मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे आपको कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। People are buying Bitcoin in hope that someone will buy from them at a higher rate। इसका क्या मतलब है? अभी यार अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो बिटकॉइन के जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत कम है। बहुत कम इन द सेंस कि यार अभी मान लो 100 मिलियन लोगों तक ही पहुंचा है। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। टोटल पॉपुलेशन पृथ्वी की 700 करोड़ है। तो अभी और बहुत लोगों के पास पहुंचना है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो हम बोल सकते हैं गोल्ड यार सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, पर सबके पास है। तो वो लगभग स्टेबल हो रखा है। वो धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ेगा। वो 8% की रेट से 8.5% की रेट से ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम उसको एक लॉन्ग स्पैन में देखें, अगर हम 10-20 साल देखें तो लगभग 8, 8.5 से ऊपर बढ़ रहा है। पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें, अभी सिर्फ 10 करोड़ पे, आने वाले समय में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लोग जब उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, और नंबर ऑफ कॉइन्स फिक्स्ड है, डिजिटल कॉइन है, 21 मिलियन कॉइन्स हैं बस, 21 मिलियन कॉइन्स हैं बस। तो वो जो आज जो प्रेजेंट वैल्यू है एक बिटकॉइन की, वो और बड़ी होती जाएगी, वो और बड़ी होती जाएगी। तो लोग सोच रहे हैं अरे यार हम अपने पास अभी स्टोर करके रख लेते हैं, 4 साल 5 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा, और फिर उस चीज को हम सेल कर रहे होंगे और वहां से बेनिफिट मिल रहा होगा। तो वो वेट कर रहे हैं। पीपल आर बाइंग बिटकॉइन इन होप, इस आशा में कि किसी एक दिन यार कोई उनसे और महंगे प्राइस पे उनसे खरीद के ले जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करें, क्या कि मान लो यार एक रियल स्टेट होती है, ठीक है। रियल स्टेट में अगर यार कुछ भी नहीं चल रहा तब भी मैं उसको बेच सकता हूँ, उसके खरीदार आपको मिलेंगे। मान लो 100 रुपए की मेरी एक बिल्डिंग है, अब 100 रुपए में नहीं बिक रही तो 90 में बिक जाएगी, हद से हद 80 में बिक जाएगी, पर कोई ना कोई खरीदार मुझे मिल जाएगा 20% के लॉस पे। अगर बिटकॉइन के केस में यार मार्केट क्रैश करता है तो हो सकता है आपको बायर ही ना मिले, कोई खरीदने वाला ही ना मिले, आपका कैश आउट ही ना हो रहा हो सकता है, हाँ या ना। तो वहां पर यार आपको एक दिक्कत हो, आपका सोना है, आप ज्वेलरी बना सकते हो, ज्वेलरी बना के बेच सकते हो,
हो सकता है आपको 100 रुपए की ज्वेलरी के कोई 70 रुपए ही दे, 60 रुपए दे, पर फिर भी आपको कुछ कैश आउट मिल जाएगा। यार अब बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन एक करेंसी है। अब करेंसी क्या होती है यार अपने आप में? क्या मैं बोल सकता हूँ रुपया एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, यूरो एक करेंसी है? क्या आपने कभी रुपये पे रुपया इन्वेस्ट किया है? क्या आपने डॉलर पे रुपए इन्वेस्ट किए हैं? क्या आपने यूरो पे रुपए इन्वेस्ट करे हैं? क्या हम कभी भी करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते ना। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो अगर बिटकॉइन एक करेंसी है तो फिर हम उसके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करें? पहला क्वेश्चन तो एक ही आता है। मैं अभी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं तो बस नॉर्मल बातें कर रहा हूँ आपके साथ। मैं बस कुछ चीजें अवेयर कर रहा हूँ, जो भी ये चीज आपको करना चाहे। मैं कोई स्टेटमेंट यहाँ मार ही नहीं रहा, ठीक है? बहुत सेफ खेल रहा हूँ मैं, कहीं आप में से कोई गलत समझ जाए। साथ में यार ये टू वॉलेटाइल है। टू वॉलेटाइल का मतलब कि मान लो ये मेरे जो स्पेक्स हैं ये अभी 600 रुपए के हैं। मैं शाम को जाऊंगा तब भी 600 रुपए के होंगे, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा तब भी 600 रुपए के होंगे, मैं 1 साल बाद जाऊं तो हो सकता है 650 रुपए के हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन जो होता है हमारा। पर अगर वैसे तो एक बिटकॉइन की यार अभी वैल्यू लगभग 29-30 लाख चल रही है, पर एक सेकंड के लिए मान लो कि एक बिटकॉइन की वैल्यू है 600 रुपए अभी। तो अभी मैं गया तो मेरे को एक बिटकॉइन का मिल गया ये चश्मा, पर मैं शाम तक जाऊं तो हो सकता है कि मुझे 1.2 बिटकॉइन का मिल जाए। 3 दिन बाद जाऊं तो हो सकता है यही 1.5 बिटकॉइन का हो जाए। 7 दिन बाद जाऊं तो हो सकता है ये 0.8 बिटकॉइन का हो जाए। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसलिए करेंसी के लिए अब आप कह सकते हैं भैया फ्लक्चुएट इसलिए हो रही है क्योंकि नए नंबर ऑफ यूजर आ रहे हैं। आपका जो लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये स्टेबल। मैंने कहा ठीक है। दूसरा यार रीजन ये है कि अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड नहीं है। बैक्ड मतलब कि सरकार ने नहीं कहा कि मैं इसको मान्य दे रही हूं। मान्य इन द सेंस कि आप यूं कह सकते हो कि भैया जो मेरा कैश है, कैश की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा ना होता, वो तो पेपर होता है, उसको जला दो, उसकी कोई इंट्रिंसिक। गोल्ड का तो जैसे मैंने कह दिया था, गोल्ड की तो आप ज्वेलरी बना सकते हो, ये एक एक्सपेंसिव मेटल है। पर कैश की क्या वैल्यू है? मैंने कहा कैश की वैल्यू है क्योंकि उसके पीछे सरकार का साइन हो रखा है। सरकार ने कह रखा है कि इस पत्ते का मतलब ये जो आपका पास पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू 2000 रुपीज है। तो कल को जैसे डीमोनेटाइजेशन भी हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन जब हमारा हुआ था तो पुराने नोट जब उन्होंने कहा कि यार 500 और 1000 के नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं था कि 500 1000 खत्म हो गए तो अब आपने जिंदगी भर की सेविंग्स थी वो नील बटा सन्नाटा। नहीं, सरकार ने कहा हम इसके बदले आपको नए नोट देंगे। तो इसे बोलते हैं बैकिंग बाय गवर्नमेंट, इसे FIAT फियाट भी बोलते हैं। यार एक पॉइंट यार मैं जो कवर नहीं कर पाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटकॉइन को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। अब इसमें यार देखो, वो तो मैं कुछ तर्क बताना चाहूँगा। मान लो प्रोडक्टिव एसेट में जब अपना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाला, इक्विटी फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ये सारे फंड्स हैं, या किसी बॉन्ड के अंदर आप पैसा डाल रहे हो, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालते हो तो सरकार आपको टैक्स एग्जम्पशन भी देती है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप अपना पैसा इन कंपनियों के ऊपर लगाएं। जैसे ही आप इन कंपनियों के ऊपर लगाएंगे, ये कंपनियां ही आगे जॉब देती हैं, तो जो पैसा है वो सर्कुलेट हो रहा है सिस्टम के अंदर, जो कि गुड है इकोनॉमी के लिए। पर जैसे ही आप अपना पैसा एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर डालते हो, स्पेशली जैसे कि बिटकॉइन हो गया, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्रिप्टो करेंसी हो गई, वहाँ पे आपने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया। आप उम्मीद कर रहे हो कि फ्यूचर में वो बढ़ेगा, तो आपने अपना पैसा रोक के रख दिया। अब ना तो वो सर्कुलेट हो रहा है, समझ रहे हो, उससे किसी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये एक तरह से सरकार को नुकसान है, इकोनॉमी के लिए गुड नहीं है। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक्शन या फिर सपोर्ट ना मिल रहा हो बैकिंग गवर्नमेंट द्वारा। ऐसा कभी भी बिटकॉइन के केस में नहीं कर रखा। मान लो कल को एक ऐसी परिस्थिति आती है कि सरकार ने इसको बैन कर दिया, तो वहां पे यार अगर आपके पास अगर जैसे 2-3 बिटकॉइन हैं, तो आप सरकार से उसके यूं नहीं मांग सकते कि यार इसके आप मेरे को पैसे दे दो, बैन तो आपने कर दिया, चलो ठीक है, पर इसका पैसा दे दो। गायब तो गायब। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इलीगल है, ठीक है, मैंने बैन जस्ट फॉर एग्जांपल लिया। 2018 में लगा था इसके ऊपर बैन, और 2020 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट था वो उसने हटा भी दिया था। मैं बस फॉर एन एग्जांपल आपके सामने वो चीज रख रहा हूं। थर्ड यार, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिटकॉइंस है, मतलब 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं बस। अब अगर आपने यार देखा होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस पेंडेमिक के दौरान वहां की सरकार ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारा पैसा प्रिंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, आपकी जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, उसके पास यार ये पावर होती है कि यार वो और पैसा प्रिंट कर सके डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी कैसे चल रही है, या फिर वो डीमोनेटाइज कर सके। पर जैसे ही बिटकॉइन आ जाता है, सरकार के हाथ से ये पावर चली गई। अब ना तो वो गवर्नमेंट और पैसा प्रिंट कर सकती है, ना वो अपना रिमूव कर सकती है।
तो ना वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है ना वो डिफ्लेशन, वो महंगाई को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अब आप चीज समझ पा रहे हो? तो आपने गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले ली, तो एक तरह से एडवांस जाने की वजह, इससे अच्छा तो यार गोल्ड भी ठीक था जो पुराने जमाने में था, उसी को यूज कर लेते फिर हम। आपको कुछ चीज समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अब ये यार इसके थोड़े से नेगेटिव्स हो गए, और अगर मैंने गलती से नेगेटिव्स थोड़े नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करे तो उसके लिए माफी, मैं तो बस अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। क्या ये लीगल है? हाँ जी, पूरा लीगल है, पूरा लीगल है। 2018 के अंदर आरबीआई ने इसको बैन किया था, बैंकों को मना कर दिया था कि भाई ऐसी कोई वर्चुअल ट्रांजैक्शन के अंदर हम भरोसा नहीं रखते, ये मत करना, सजा होगी तुम्हें। चैलेंज किया, 2 साल के करीबन केस चला। अब 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये लीगल है। अब लीगल के अंदर यार एक और चीज होती है, क्या इसको लीगल टेंडर मिल चुका है? लीगल टेंडर मतलब क्या मैं इससे जाके 5 किलो टमाटर खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकती, ठीक है। आप अपना कैश आउट कर सकते हो कि यार मैंने इतना बिटकॉइन लिया था, अब मुझे बैंक से कैश आउट मिल जाए, मतलब मैं अपने बिटकॉइन दे रहा हूं तो जो पैसा है वो मेरे बैंक के अंदर आ जाए, वो लीगल हो गया है। पर आप इससे जाके चाहो कि मैं 5 किलो टमाटर ले लूं तो वो नहीं हुआ। फंड है, इंडेक्स फंड का इतना सा ले ले और मेरे को 5 किलो टमाटर दे दे। तो लीगल टेंडर तो यार काफी सारी चीजों के नहीं निकल रखे, उसका मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है। आई होप हमें ये चीज समझ में आ रही हो। अब हम बात कर लेते हैं यार कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब बेनिफिट्स यार जो यूजुअली हम बताते हैं वो ये होता है कि यार पहला, ऑल्दो इसको ये यूटिलाइज इतना ज्यादा नहीं किया जाता कि मान लो मैं अमन हूँ और अमन किसी दूसरे व्यक्ति बी को पैसा भेजना चाहता है, तो आज के दिन जब भी हम पैसा भेजते हैं, चाहे आप अपना फोन पे के थ्रू भेजें, चाहे अपना आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करें, जैसे भी आप पैसा भेजेंगे, आप सीधा पैसा नहीं भेज रहे होते, आपका बीच में एक अथॉरिटी होती है जो कि होते हैं आपके बैंक्स। आपके बैंक्स है ना, आपस में बात करते हैं। तो मान लो मैंने भेजा एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक जो इस व्यक्ति का बैंक है उसको बोलेगा अरे भाई आंध्रा बैंक सुन, ये एक रिक्वेस्ट आई है, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे पैसे जा रहे होते हैं। बेसिकली ए से बी आपके बीच में बैंक्स होते हैं। अब बिटकॉइन ने क्या करा है, इन बैंक्स को हटा दिया, इन बैंक्स को हटा दिया। अब जैसे ही बैंक को हटाया तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि मान लो आपको अपना पैसा देश के बाहर भेजना है, तो देश के बाहर जब पैसा भेजते हैं तो यार उसमें कभी कभी समय लग जाता है, दिनों का समय लग जाता है, क्योंकि बीच में आपकी गवर्नमेंट की 3-4 लेयर आती हैं, आपका जो पैसा होता है वो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा होता है। पर जैसे ही आप बिटकॉइन के माध्यम से भेजते हैं तो जो दिनों में काम होता था वो मिनटों और सेकंडों में काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला बेनिफिट तो ये है। प्लस साथ में जैसे ही आप पैसा बाहर भेजते थे तो काफी सारा आपका यार परसेंटेज कटता था ट्रांजैक्शन का, ठीक है। जैसे ही वो लेयरों के थ्रू जा रहा होता था तो आप 100 रुपए भेज रहे हो, पता चला 4 से 5 रुपए आपके कट गए, 10 रुपए तक आपके कट रहे हैं टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे आपका वो यार उतना पैसा नहीं कट रहा होता है। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया। अब इसका एक नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यार जो भी व्यक्ति होते हैं, ए अभी जैसे बैंक को पता होता है कि ए अमन है, बी भावेश है, पर जैसे ही आप बिटकॉइन की दुनिया में आते हैं तो ए अब ए नहीं है, ए कुछ भी हो सकता है। ए हो सकता है 1023 और बी कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 1182, ठीक है। तो अब 1023 से 1182 पैसा जा रहा है। अब मान लो कल को मैंने बोला कि ओके भाई तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, उसने कहा मेरा 1182 है और मैंने गलती से 83 को पैसा भेज दिया, तो मेरे 100 रुपए 83 के पास चले गए। अब मैं इससे वापस नहीं ले सकता। ये समझ में आ रही है? मैंने गलत अकाउंट में अगर पैसे भेज दिए, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं 1183 असलियत में है कौन, तो मैं उससे पैसे वापस नहीं ले सकता। तो एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गई वो रिवर्स नहीं कर सकते। और जब बैंक्स बीच में होते थे तो आप रिवर्स कर सकते थे, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी अथॉरिटी होती थी, उन्हें पता था अच्छा भावेश को नहीं भेजा है, तुमने नमन को भेज दिया है, तो वहां से आप पैसा रिट्रैक्ट कर पाते थे। तो ये कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स एंड कॉन्स हैं। पर मेजर बेनिफिट क्या है जिसकी वजह से लोग पैसा लगा रहे होते हैं, वो इसमें है कि आज जिस वैल्यू पे हम यार इसको खरीद रहे होंगे, आने वाले समय में उससे बेटर प्राइस पे हम सेल कर पाएंगे। एज अ डिजिटल गोल्ड इसको वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस होप में कि आने वाले समय में एक बेटर प्राइस पे हम बेच पाएंगे। अब भैया बिटकॉइन के अंदर हम इन्वेस्ट कैसे करें? या हमें किसी ऑनलाइन पे वेबसाइट पे जाना है, कोई ऐप वगैरह है, या बैंक के पास जाना होता है? ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपकी बहुत सिंपल ऑनलाइन एक्सचेंज एप्लीकेशन बन रखी है, आप मोबाइल में उन्हें डाउनलोड करते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको एक रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है तो आप जोमेटो से भी मंगवा सकते हो, आप सेम रेस्टोरेंट से स्विगी से भी मंगा सकते हो, आप पहला आपको उबर ईट्स होता था वहाँ से भी मंगवा सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपको बिटकॉइन में पैसे लगाने तो आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, और उनमें यार जो सबसे सस्ता, टिकाऊ और सबसे सुरक्षित है वो यार वजीरेक्स है, जिनके मैंने फाउंडर से भी बात करी। इस प्रकार से कि यार आपकी ना कुछ ट्रांजैक्शन फीस होती हैं। ट्रांजैक्शन फीस ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इनफैक्ट नीचे कूपन कोड होगा, उन्होंने ही मुझे दिया है,
उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्री के कुछ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइंस भी मिल रहे होंगे। अगर आप 100 रुपए अगर 7-8 साल पहले करते तो शायद 40 लाख 50 लाख के रेंज में है। अब निश्चल ये बहुत ही तगड़ा है, मतलब अगर हम चाहे स्टॉक मार्केट को भी देखें कि पिछले 40 साल में सेंसेक्स कैसे ग्रो हुआ है, तो उससे भी कंपेयर बहुत मल्टीफोल्ड आपका बिटकॉइन खींच गया। अब इसमें यूँ कहा जाता है कि यार ये एकदम से इतना बड़ा है, ये स्टेबल नहीं है, ये गिरेगा, या फिर आपकी और ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इथेरियम हो गया, डॉजकॉइन हो गया, बनती जा रही है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी खुद की भी बना सकता है। ये इसमें ऐसा तो नहीं कि अभी एक उठ रहा है फिर इसका क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे पे लगेगा, फिर तीसरा। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, नॉलेज की बहुत कमी है, और जब नॉलेज की कमी होती है तो आदमी डर जाता है कि मेरे को इसका नहीं पता, मैं नहीं डाल रहा इसमें। तो क्या है ये? बिटकॉइन ही है, इथेरियम भी है, कोई भी अपनी नई करेंसी बना सकता है, तो व्यक्ति किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और कहाँ से इसके बारे में वो और नॉलेज ग्रैब करे? देखो, आई थिंक पहला है ना, एक मेंटल मॉडल बनाना चाहिए कि ये पूरा इतने क्रिप्टोज आ रहे हैं तो ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक एक सिंपल सा मॉडल बनाने के लिए आपको है कि दुनिया में इतने लाखों वेबसाइट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आज 10 और वेबसाइट आ जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वो खराब हो जाएंगे या तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरीके से क्रिप्टो भी है। अभी जैसे आप वेबसाइट सोच लो, हर एक वेबसाइट का काम अलग है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख वेबसाइट है तो 10 लाख वेबसाइट में कंपटीशन। कुछ वेबसाइट आपके सोशल नेटवर्क हो गए, कुछ आपके यूट्यूब वगैरह हो गए, तो ऐसे हर एक वेबसाइट का काम अलग है। उसी तरीके से हर एक क्रिप्टो का काम अलग है और अलग अलग उसको यूज केस जो होता है अलग अलग होता है। अभी बिटकॉइन समझो, बिटकॉइन का काम सिंपल है। वो लोग बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू से मेरा मतलब है आपके ऑफलाइन वर्ल्ड में स्टोर ऑफ वैल्यू था गोल्ड। क्यों स्टोर ऑफ वैल्यू है? क्योंकि गोल्ड एक टेक्निकली ऐसे बोलते हैं कि डिफ्लेशनरी सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज दुनिया में 10 किलो गोल्ड है तो कल दुनिया में 100 किलो गोल्ड होगा। गोल्ड ऑलमोस्ट स्टेबल है, थोड़ी डिस्कवरी होता है बट नेट स्टेबल है गोल्ड का क्वांटिटी दुनिया में। और उसी की वजह से मैं पैसे डालता हूँ गोल्ड में, ताकि मेरा जो पैसा है वो कंजर्व हो जाए एंड बढ़ेगा ऑफकोर्स, बट कंजर्वेशन इज व्हाट इज थॉट ऑफ बोलते हैं। और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का क्वांटिटी सप्लाई फिक्स्ड है, विच इज 21 मिलियन। 21 मिलियन के ऊपर बिटकॉइन कभी नहीं होगा। अभी आप मैथमेटिक्स कर लो कि 21 मिलियन बिटकॉइन है, इंटरनेट पे 4.3 बिलियन लोग हैं, ठीक है, 4.3 बिलियन लोग, और आज के डेट में कुछ 100 मिलियन के पास बिटकॉइन। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये 100 मिलियन लोगों की वजह से ये प्राइस आज के डेट में 20-30 लाख का पहुंचा हुआ है। अब क्या होगा 100 मिलियन से 1 बिलियन अगर लोगों ने खरीदा, 1 बिलियन से 4 बिलियन लोगों ने खरीदा, क्वांटिटी सेम है, उतने ही बिटकॉइन है, पर आपके इंटरनेट पे लोग ज्यादा है और लोगों को बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन के होल्डर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी करता है और इतना फास्ट ग्रो भी कर रहा है कि दुनिया में और भी लोग, बहुत लोग हैं। इनफैक्ट अभी आपको लगता है कि यार बहुत देर हो गया क्या, बट सिर्फ 100 मिलियन लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन है और इंटरनेट पे 4 बिलियन लोग। तो बहुत मतलब बहुत लोग बाकी हैं जो बिटकॉइन में एंटर नहीं किया अभी तक, और दुनिया का मानना है कि सब करेंगे। और इथेरियम वगैरह में क्यों ना करें हम? सो इथेरियम, अभी इथेरियम का कुछ और कर लेते हैं, राइट। गोल्ड हम बोलते हैं तो गोल्ड एक है, उसके बाद आप देखते हो सिल्वर वगैरह है, उसका थोड़ा बहुत रहता है, फिर हम यूं कॉपर को नहीं इधर उधर देते रहते कि चलो यार इसका देखें। उसी प्रकार से अब क्रिप्टो में तो लग रहा है यार पता नहीं है कि आज बिटकॉइन है, कल इथेरियम है, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, तो कैसे पता चले कि कौन सा असली गोल्ड होने वाला है मेरे लिए? नहीं, आई डोंट थिंक इथेरियम कम्पीट भी नहीं कर रहा है गोल्ड होने के लिए, बिकॉज पहले तो इथेरियम का अभी सप्लाई फिक्स नहीं, तो इथेरियम का नया सप्लाई आते जाता है। जैसे जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन बढ़ते जाएगा, नया इथेरियम का सप्लाई आते जाएगा। दूसरा है कि इथेरियम का यूज केस अलग है। इथेरियम एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर समझ लो कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर कोड रन करना है तो आप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर सकते हो, और वहां पे इथेरियम का यूज होता है, और उसीलिए ईथर जो है उनका टोकन वो ये कोड रन करने के लिए यूज होता है। तो उसका यूज केस बहुत अलग है। सेम वे अलग अलग टोकन्स का अलग अलग यूज केस है, और उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये टोकन क्यों यूज हो रहा है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये टोकन फ्यूचर में भी ऐसे यूज केसेस बढ़ेंगे और लोग इसे यूज करेंगे, फिर आप जाके डिसाइड करते हो खरीदना है कि। सो बिटकॉइन का टेक्निकली कोई कंपटीशन है नहीं। हमारा जो INR है सबसे बढ़िया है, आपके पास UPI है, आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो 24/7, तो उसे रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन किसी को टिप करना है तो टिपिंग आप नहीं कर सकते आज के दिन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ।
या तो समझो आपको आपके YouTube चैनल पे हर एक आज के डेट में लोग आपको लाइक और कमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपको सिंपल स्मॉल अमाउंट टिप कर पाए, ठीक है, अभी अगर आप 1 रुपया 2 रुपया अगर आप करोगे फिर भी ज्यादा है। व्हाट इफ 1 पैसे टिप करना है, आप नहीं कर सकते आज के डेट में, उतना छोटा यूनिट में जा नहीं सकते। लेकिन क्रिप्टो में आप स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट में ब्रेक करके आप बोल सकते हो कि एवरी पेज व्यू का कोई मुझे 0.001 रुपीज दे दे, और वो पॉसिबल है क्रिप्टो। जैसे मैं आपको आप कह रहे हो कि मेरा जो बच्चा मुझे देख रहा है, मान लो उसे फ्री में एजुकेशन मिल रही है, खुश होकर वो 2 रुपए डालना चाहता है, तो वो सीधा डाल सकता है, यूट्यूब अपना कोई कमीशन नहीं काट पाएगा। हम उसे सिर्फ फ्यूचर के बताएंगे कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो चाहे वो स्टूडेंट हो या थोड़ा बड़ा हो, वो उतने कान नहीं उठाएगा। विल बी लाइक यार म्यूचुअल फंड तो समझ आ नहीं रहा, क्रिप्टो कहाँ से समझो, वो उस एंगल में चला जाएगा। देन विल बी लाइक ओके यार नहीं, बट आई थिंक मैं एक बोलता हूँ, एक्चुअली हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा चीज है जो ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड और ये सब उन्हें समझेगा नहीं, लेकिन क्रिप्टो समझ जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये एक नया टेक्नोलॉजी है और ये इंटरेस्टिंग है। समझ और ना समझ, राइट, एंड ऑफ द डे आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको रॉकेट साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको समझेगा, आपको नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं समझेगा। नहीं तो कैपेबिलिटी सब में है। और मैंने देखा है कि जो क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट आ जाता है वो अलग लेवल पे। तो हाईएस्ट जो क्रिप्टो के यूजर्स हैं वो 20 से 28 ईयर ओल्ड्स हैं, बाय द वे, पूरे दुनिया में भी, इंडिया में भी और पूरे दुनिया में हाईएस्ट लोग। और इनसे जब मैं भी बात करता हूँ, मैं अभी हूँ इसमें इतने टाइम से, लेकिन उनसे जब बात करता हूँ उन्हें मुझसे भी ज्यादा पता है। तो मेरा मानना है कि यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत क्विकली ग्रास्प कर लेता है इसको। देखो, फॉल्स होप्स नहीं देना है, क्योंकि आप देख रहे हो ये अभी सडनली सब कुछ ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जो इससे गेन कर रहे हैं वो लोग हैं जो 3 साल पहले इस मार्केट में आ चुके हैं और स्लोली स्टेडीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरनाइट सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन, आपको टाइम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप टाइम करो, तो मैं एक स्टैट्स बताता हूँ। अगर आपने बिटकॉइन में 3 साल, अगर कभी भी कोई भी पीरियड में अगर आपने बिटकॉइन 3 साल को होल्ड किया है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं। इनफैक्ट आपको 2 to 3x मिनिमम रिटर्न मिला हुआ 3 साल के लिए, और ये रिटर्न आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। सो इट्स जस्ट, लेकिन 3 साल तो रुकना पड़ेगा। जब चीज़ें बदल रही हैं, आपको समय के साथ अडेप्ट करना होगा, नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, एटलीस्ट अवेयर ज़रूर हो, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते उससे एक्साइटेड ना हो, पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें, रिसर्च वर्क कर लें और उसके बाद उसकी तरफ जा रहे हों, ठीक है। तो तब तक के लिए आई होप आप सब बढ़िया करें अपने ज़िंदगी के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, सिया। अगर आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए तो मैंने 4 ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और चाहिए तो बता देना और बना देंगे। बिटकॉइन पे ही और चाहिए तो यार हसलर्स बे चैनल के ऊपर मैं रिस्पेक्टिव आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी डाल रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, सिया, टेक केयर, बाय बाय।